तो दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है फर्टिलाइज ओवम कब इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जो फर्टिलाइज ओवम है उसका इम्प्लांटेशन कब कंप्लीट हो जाता है। 5th डे, 11 डे, 20 डे, 2 डे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, यानी कि इम्प्लांटेशन कंप्लीट की बात किया है। यहाँ पर कंप्लीट कब हो जाता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा अपना, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना 11 डे। देखो क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे ये यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस में आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ कि ये यूट्रस है और ये यहाँ पर इधर तो फेलोपियन ट्यूब है और ये यहाँ पर यूट्रस है। जब फर्टिलाइज ओवम होता है, जो फर्टिलाइज हो गया वो ओवम क्या होता है, यूट्रस के अंदर आता है, ठीक है। यूट्रस के अंदर आकर यहाँ पर जो यूट्रस की जो लेयर होती है उसके अंदर घस जाना, उसे कहते हैं अपन इम्प्लांटेशन। तो ये कब कंप्लीट हो जाता है, तो ये 6 डे से चालू होता है, ठीक है, 6ठे दिन से चालू होता है और कौन से दिन पर कंप्लीट हो जाता है, ये 11 डेज पर, यानी कि 11 डेज पर ये कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो अपना है बी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टर्म प्लेसेंटा का वजन कितना होता है, यानी कि यहाँ पर पूछा वजन, यानी कि वेट, 100 ग्राम, 300 ग्राम, 600 ग्राम, 500 ग्राम। तो कितना होता है। देखो जो प्लेसेंटा होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ प्लेसेंटा क्या होती है। प्लेसेंटा एक तरह से यहाँ से बेबी जुड़ा होता है, किससे, अम्बिलिकल कोड से। जो टर्म प्लेसेंटा होती है उसका वेट कितना होता है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि टर्म प्लेसेंटा का वेट कितना होता है। तो कितना होता है टर्म प्लेसेंटा का वेट, यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है 500 ग्राम। जो टर्म, यानी कि जब टर्म का मतलब क्या होता है, टर्म का मतलब होता है 14 वीक्स, ठीक है, 14 यानी कि 40 वीक्स या फिर 14 वीक्स या फिर डिलीवरी के एंड पर जो 14 वीक्स होता है, डिलीवरी जब हो जाती है तो उस टाइम पे प्लेसेंटा का वजन के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर है वो है 500 ग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संपूर्ण प्लेसेंटा कितने भाग का, संपूर्ण प्लेसेंटा भ्रूण के कितने भाग का ओरिजिन होती है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है जो प्लेसेंटा होती है, जो प्लेसेंटा होती है वो जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो या फिर फीटस जो होता है उसके कितने प्रतिशत से बनती है, ठीक है, 1/5, 1/4, 4/5, 1/2। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा अपना 4/5। अब मैं आपको इसको समझा देता हूँ 4/5 कैसे होता है। देखो यहाँ पे पूछा है प्लेसेंटा कितने भाग से बनती है। देखो जो प्लेसेंटा होती है, ये जो प्लेसेंटा होती है, मैंने अभी आपको इमेज बताया था, ये जो प्लेसेंटा होती है, ये जो प्लेसेंटा होती है 2 भागों में बनती है। 2 भागों का मतलब, कहने का मतलब यानी दो से ओरिजिन होता है। एक तो होता है मदर से बनती है और दूसरी होती है किससे, फीटस से बनती है, ठीक है। दोनों से मिलकर बनती है, कौन बनती है, प्लेसेंटा। दोनों से मिलकर क्या बनती है, प्लेसेंटा। अब मदर से तो कितना, 20% हिस्सा तो मदर से बनता है और 80% हिस्सा फीटस से बनता है, ठीक है। तो ये बनता है, इससे बनकर क्या बनती है, ये प्लेसेंटा। तो आप देख सकते हैं 4/5 × 100, तो मतलब कितना हो गया, 80%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा अपना 4/5, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है एक मेच्योर प्लेसेंटा के अंदर कितना रक्त होता है, 500 ml, 150 ml, 1000 ml, 50 ml। तो कितना होता है, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना यहाँ पर 500 ml। एक जो मेच्योर प्लेसेंटा होती है, मेच्योर प्लेसेंटा का मतलब वही है, यानी कि 14 वीक्स यानी कि डिलीवरी के टाइम की जो प्लेसेंटा होती है उसे कहते हैं अपन मेच्योर प्लेसेंटा। तो जो प्लेसेंटा होती है उसके अंदर कितना रक्त होता है, 500 ml। देखो प्लेसेंटा का मैंने आपको इमेज बताया था, तो यहाँ पर क्या होते हैं, ऐसे इसके अंदर क्या होते हैं, सल्कस होते हैं, ठीक है, और ऐसे ये होते हैं
साइनस होते हैं, और इन साइनस के अंदर क्या होता है, इन साइनस के अंदर क्या भरा रहता है, ये जो साइनस होता है इनके अंदर भरा रहता है, क्या रहता है इनके अंदर भरा रहता है ब्लड। ठीक है, इनके अंदर जो भरा रहता है वो रहता है ब्लड। तो जो मैच्योर प्लेसेंटा होती है उसके अंदर अप्रोक्सीमेट 500 ml ब्लड पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से प्लेसेंटा का कार्य क्या है? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, रेस्पिरेटरी फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन, ऑल ऑफ अबोव। यानी कि प्लेसेंटा का कार्य क्या है, जो प्लेसेंटा होती है उसका कार्य क्या है। तो प्लेसेंटा का क्या कार्य हो सकता है? देखो प्लेसेंटा क्या है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये कि यूट्रस है। अब यूट्रस के अंदर जैसे ये गर्भाशय है ना, गर्भाशय के अंदर क्या होती है, प्लेसेंटा बनी रहती है, यहाँ पर प्लेसेंटा लगी रहती है ऐसे। ठीक है, प्लेसेंटा से कौन जुड़ा रहता है, फीटस जुड़ा रहता है, या फिर हम कहें तो एम्ब्रियो जुड़ा रहता है ऐसे। तो इसका कार्य क्या है, देखो यहाँ से मदर को क्या, ये क्या है, मदर के ब्लड से क्या रहती है, न्यूट्रिशन लेती है। तो यहाँ पर क्या है, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, रेस्पिरेटरी फंक्शन यानी कि गैसेस को एक्सचेंज होती है, और एक्सक्रीटरी फंक्शन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना ऑल ऑफ अबोव। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला, अपना जो डी वाला है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या पूछा है, गर्भावस्था में सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम का कारण है इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, कंप्रेशन ऑफ आईवीसी, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम। तो यहाँ पर पूछा सुपाइन हाइपोटेंशन का कारण क्या है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो कंप्रेशन ऑफ आईवीसी। आईवीसी का मतलब क्या है, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, आईवीसी का मतलब क्या है, इंफीरियर वेना केवा। देखो क्या होता है, मैं आपको इमेज के तौर पर दिखा देता हूँ। जैसे ये मान लो ये मदर है, ठीक है, ये मदर है और ये प्रेग्नेंट है, और ये प्रेग्नेंट है और ये इसका ये प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हार्ट होता है, और यहाँ पर इसके नीचे से क्या होती है, यूट्रस के नीचे से जो इंफीरियर वेना केवा जाती है, क्या जाती है, यहाँ पर इंफीरियर वेना केवा जाती है। लेकिन जब यूट्रस का सुपाइन स्थिति में अगर मदर सोती है तो किसके ऊपर, इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, किसके ऊपर, आईवीसी यानी कि इंफीरियर वेना केवा के ऊपर। इसकी वजह से ये पूरा ब्लड हार्ट की तरफ लौट नहीं पाता है, और क्या हो जाता है, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम यानी कि बीपी फॉल हो जाता है। तो इसे कहते हैं अपन सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, और यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर रहेगा और रहेगा कंप्रेशन ऑफ आईवीसी यानी इंफीरियर वेना केवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने दिनों बाद यूरिन में एससीजी का स्तर अधिकतम होता है? यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि कितने दिनों बाद एससीजी का मतलब जानते हो आप, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। जो एससीजी होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये किससे सिक्रेट होता है, आपको मैं नॉलेज के लिए बता देता हूँ। जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा के सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट से ये निकलता है, कौन, एससीजी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कितने दिनों बाद यूरिन में एससीजी का स्तर अधिकतम होता है? 15 डेज ऑफ गेस्टेशन, 4 to 15 डेज ऑफ गेस्टेशन, 60 to 17 डेज ऑफ गेस्टेशन, 70 डेज ऑफ गेस्टेशन, 20 डेज ऑफ गेस्टेशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा अपना, यहाँ पर पूछा अधिकतम यानी कि मैक्सिमम। तो ब्लड के अंदर मैक्सिमम एससीजी का लेवल कब होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना यहाँ पर सी वाला। ठीक है, यानी कि जो प्रेग्नेंट होती है उसके प्रेगनेंसी के साथ मतलब 60 to 70 डेज, ठीक है, 60 to 70 डेज बाद में क्या होता है, एससीजी का जो लेवल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, किसमें, यूरिन के अंदर प्रेगनेंसी के यानी प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद में 60 से 70 दिन के में किसका, एससीजी का स्तर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, अगर एससीजी हार्मोन का स्तर असामान्य रूप से अधिक है तो ये किसको इंडिकेट करता है? यानी कि जो एससीजी हार्मोन है उसका जो नॉर्मल जो वैल्यू है अगर उससे ज़्यादा आ रहा है, नॉर्मल वैल्यू से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो ये किसको इंडिकेट करता है? डाउन सिंड्रोम, हाइड्रेटेड मोल, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ऑल ऑफ अबोव। तो ये किसको इंडिकेट करता है? देखो,
तो यहाँ पर जो HCG का लेवल है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, वो रहेगा अपना उपर्युक्त सभी। देखो डाउन सिंड्रोम में भी क्या है, HCG का लेवल बढ़ जाता है, हाइड्रेटेड मोल में भी HCG का लेवल बढ़ जाता है, और मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी बहुत प्रेगनेंसी यानी कि मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी क्या है, HCG का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो अगर जो सामान्य रूप से अधिक आ रहा है किसका, HCG का लेवल, तो ये किसको इंडिकेट करता है, डाउन सिंड्रोम है, हाइड्रेटेड मोल है, मल्टीपल प्रेगनेंसी और उपयुक्त सभी को ये इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, वो रहेगा अपना यहाँ पर डी वाला। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस अवधि में यूरिन में HCG टेस्ट नेगेटिव होता है। आप जानते हो HCG जो टेस्ट है ये किसके लिए किया जाता है, आपको ये भी पता होगा। HCG जो हम कार्ड टेस्ट करते हैं यानी कि जो प्रेगनेंसी का पॉजिटिव और नेगेटिव जो देखते हैं अपन, वो HCG के ऊपर ही आधारित होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस अवधि में HCG टेस्ट नेगेटिव होता है, यानी कि जो आप HCG टेस्ट है वो नेगेटिव होता है, किस अवधि में, ठीक है, किस अवधि में। 100 डेज आफ्टर गेस्टेशन, 2 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन, ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो उपर्युक्त सभी। देखो अगर 100 दिन की गर्भावस्था हो गई है तो उस कंडीशन में भी प्रेगनेंसी जो मतलब HCG टेस्ट है वो नेगेटिव आएगा। प्रसव के 2 सप्ताह बाद, अगर प्रसव यानी डिलीवरी हो गई है उसके 2 सप्ताह बाद भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और नॉन प्रेग्नेंट में ऑल टाइम ये नेगेटिव ही होता है, ठीक है। तो यानी कि उपर्युक्त सभी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेमोजेनेसिस का अर्थ है, यानी कि मेमोजेनेसिस का अर्थ क्या है, सेक्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन, मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन, नन ऑफ अबोव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, पूछा है क्वेश्चन में मेमोजेनेसिस, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन, स्तनपान कराने के लिए स्तन का निर्माण करना, उसे कहते हैं अपन मेमोजेनेसिस। देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो अगर बात करें अपन ये कि जो ब्रेस्ट होता है, ठीक है, जो ब्रेस्ट है उसकी साइज का इंक्रीज होना, ठीक है, उसकी जो साइज है उसका इंक्रीज होना, और उसके अंदर जो साइज है उसका इंक्रीज होना, उसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं उसे अपन, मेमोजेनेसिस, ठीक है, उसे कहते हैं अपन मेमोजेनेसिस, उसे कहेंगे अपन मेमोजेनेसिस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, वो रहेगा अपना यहाँ पर मेमोजेनेसिस, उसे कहेंगे अपन मेमोजेनेसिस। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह हार्मोन जो स्तन में दुग्ध निर्माण के लिए जिम्मेदार है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन। तो यहाँ पर कौन सा हार्मोन है जो मिल्क निर्माण यानी मिल्क सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार है, मिल्क सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार है, सिंथेसिस, ठीक है, यानी कि बनने के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है प्रोलैक्टिन, ठीक है। जो प्रोलैक्टिन होता है ये क्या काम करता है, प्रोलैक्टिन क्या काम करता है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा सेक्रेट होता है, किससे, एंटीरियरी पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है, और ये काम करता है किसके ऊपर, ब्रेस्ट के ऊपर। किसके ऊपर काम करता है ये, ब्रेस्ट के ऊपर। और जो ब्रेस्ट होता है यानी कि जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट के अंदर क्या करता है, ये मिल्क का निर्माण करता है। जो ब्रेस्ट होता है उसके अंदर क्या करता है, ये मिल्क का निर्माण करता है, कौन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, मिल्क का निर्माण करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है डी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है, 14 वीक्स, 280 डेज, 9 मंथ और ऑल ऑफ अबोव। तो क्या होती है गर्भावस्था की सामान्य अवधि, ठीक है, यानी कि ड्यूरेशन पूछ रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। देखो यहाँ पर डी वाला करेक्ट रहेगा, क्योंकि देखो 40 सप्ताह 40 वीक्स का मतलब भी 280 डेज होता है, और बात करें अपन 280 डेज का, तो 280 डेज को हम करते हैं तो इसका मतलब भी 9 मंथ होता है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन के ऊपर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेगनेंसी के प्रथम तिमाही की अवधि कितनी होती है, यानी कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अवधि कितनी होती है? 0 से 12 वीक्स, 0 से 20 वीक्स, 0 से 18 वीक्स, 3 to 12 वीक्स। तो कितनी होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर? यानी कि देखो, आपको मैंने अभी बताया था ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3 महीने का समूह। तो 3 महीनों का समूह, यानी कि हम 9 महीने को कितने में डिवाइड कर देते हैं? 3 में, ठीक है। 3, 3 और 3, तो इसे कहते हैं अपन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरे को सेकंड ट्राइमेस्टर और तीसरे को थर्ड ट्राइमेस्टर। तो प्रथम ट्राइमेस्टर की अवधि कितनी होती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 0 से 12 वीक, ठीक है। 12 वीक का मतलब कितना होता है? 12 वीक का मतलब आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो 12 वीक, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? 0 से 12 वीक। देखो 0 से 12 वीक का मतलब भी कितना होता है? 3 मंथ, ठीक है, क्योंकि एक महीने में कितने वीक होते हैं? 4 वीक होते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? होगा अपना 0 से 12 सप्ताह। निम्न में से कौन सा गर्भावस्था के पहले ट्राइमेस्टर का लक्षण नहीं है? ठीक है, पहले ट्राइमेस्टर का लक्षण नहीं है। मॉर्निंग सिकनेस, अमनोरिया, क्विकनिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन। तो यहां पर पूछा है फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 0 से 12 सप्ताह का में कौन सा लक्षण नहीं है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पे करेक्ट आंसर है बच्चे की हलचल का पता लगना यानी कि क्विकनिंग। देखो जैसे प्रेग्नेंट होती है तो क्या होता है? मॉर्निंग सिकनेस या मिचली आने लग जाती है, अमनोरिया माहवारी का बंद हो जाता है और मूत्र का बार बार आना यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन भी होता है। तो 0 से 12 वीक्स के बीच की बात करें तो ये भी लक्षण पाया जाता है, ये भी लक्षण पाया जाता है और ये भी लक्षण पाया जाता है, लेकिन ये नहीं पाया जाता है। ये कौन से में पाया जाता है? सेकंड ट्राइमेस्टर में, ठीक है। कौन से में पाया जाता है? सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर ये पाया जाता है। कौन? क्विकनिंग, ठीक है। जो क्विकनिंग होता है वो किस में पाया जाता है? सेकंड ट्राइमेस्टर में। तो यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा अपना वाला क्विकनिंग। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सर्विक्स का नरम हो जाना कहलाता है। देखो जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स क्या होती है? ये आपको यहाँ पर बता दो कि ये यूट्रस है ना, ये यूट्रस है और ये यूट्रस के नीचे यहाँ पर वेजाइना है, वेजाइना, और ये यहाँ पर है सर्विक्स, ठीक है, और ये यूट्रस है। अब यूट्रस के जो नीचे वाला ये यहाँ पे सर्विक्स है, इसका क्या हो जाना? सॉफ्ट हो जाना। क्या? सॉफ्ट हो जाना यानी कि नरम हो जाना। उसे क्या कहते हैं? उस साइन को क्या नाम लिया जाता है? जैक्यूमर साइन, ओसिएंडर साइन, गुडल साइन, चैडविक साइन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना यहाँ पर गुडल, ठीक है, गुडल साइन। गुडल साइन का मतलब होता है कि यानी कि जो सर्विक्स होती है वो क्या हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओसिएंडर साइन क्या है? ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का सॉफ्ट होना, इंक्रीज पल्सेशन ऑफ वेजाइना, डिस्कलेशन ऑफ वेजाइना, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन या यूट्रस का संकुचन होना। तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा ओसिएंडर साइन क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि देखो क्या होता है कि यहां पर बात कर रहे हैं पर ओसिएंडर साइन की। तो ओसिएंडर साइन क्या है? तो ओसिएंडर साइन की हम बात करें तो ये यहाँ लो, ये यूट्रस है, ठीक है, और ये क्या है? मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर क्या होती है? सर्विक्स होती है, और सर्विक्स का सॉफ्ट होना उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं अपन? सर्विक्स का जो सॉफ्ट होती है उसे तो हमने अभी आपको मैंने बताया था गुडल साइन कहते हैं। तो ये जो वेजाइना है, यहाँ पर है वेजाइना, वेजाइना की जो वाल होती है यहाँ पर क्या होने लगती है? पल्सेशन फील होने लगती है। जो वेजाइना की वाल होती है यहाँ पर क्या फील होने लगती है? पल्सेशन फील होने लगती है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहेंगे अपन, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो इंक्रीज पल्सेशन, इसी का नाम है ओसिएंडर साइन, ठीक है। डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना, वेजाइना का अगर कलर चेंज हो जाता है तो उसे कहते हैं अपन चैडविक साइन कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण किसके द्वारा होता है? बाय फीटस, भ्रूण के द्वारा, बाय मदर के द्वारा, बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी के द्वारा, नन ऑफ अबो या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। देखो मैंने अभी आपको बताया था जो प्लेसेंटा होती है, जो प्लेसेंटा होती है वो भी किससे बनती है? किस किस से बनती है? फीटस और मदर से, दोनों से बनती है। फीटस और मदर से बनती है। फीटस का कितना प्रतिशत हिस्सा रहता है? 80% हिस्सा रहता है। और मदर का कितना रहता है? 20% हिस्सा रहता है। दोनों क्या बनाती है? प्लेसेंटा बनाती है। तो ऐसे ही जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ये भी किससे बनता है? मदर और फीटस से। ठीक है, मदर और फीटस से भी ये बनता है। कौन? एमनियोटिक फ्लूइड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा और रहेगा अपना यहाँ पर बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक्स दोस्तों।